बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। मेरा नाम सादिक है। मैंने MA एजुकेशन की डिग्री कर रखी थी और अपनी तालीम की तकमील के बाद महकमा तालीम में डायरेक्टर की खिदमत सरअंजाम दे रहा था। मेरी उम्र उस वक्त लगभग 33 साल की थी, लेकिन अभी तक मेरे रिश्ते के दूर दूर तक कोई इम्कानात दिखाई नहीं देते थे। घर में मेरी शादी रोज़ का एक मौजूए सुखन बन चुका था। एक से बढ़कर एक रिश्ता मेरे लिए आता, लेकिन सब बेकार। न जाने वो कौन सी वजह थी कि मेरा रिश्ता होते होते ना हो पाता। डॉक्टर्स, इंजीनियर, सहाफ़ी, वकील, हर तरह के लोग अपनी मुराद लेकर आए, लेकिन बेकार। डायरेक्टर का ओहदा, इतनी तालीम, कार, कोठी, अच्छी तनख्वाह, लेकिन मैं अभी तक गैर शादीशुदा था। दरअसल हम लोगों की पहुंच बहुत ही हाई क्लास सोसाइटीज़ तक थी, जहां पर लोग हमारी शराफत की वजह से हमें रिश्ता देने की पेशकश भी करते थे। हमारी ख़ानदानी शोहरत अच्छी थी, लेकिन बीच में कई रुकावटें हाइल थीं। अब तो दफ्तर में भी मेरी शादी मेरी एक छेड़ बन गई थी। लोग कहते थे कि जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं, लगता है तुम्हारा जोड़ा उसी वक्त बनेगा जब तुम इस दुनिया से रुखसत हो जाओगे। ये सुनकर मैं उदास हो जाता, तो अक्सर ऐसे में मेरी माँ मुझे हौसला देती। अम्मा कहती थीं कि कभी न कभी तेरा जोड़ ज़रूर बन जाएगा। खैर, दिन गुजरते गए। मेरे दफ्तरी माहौल में बहुत सी लड़कियाँ आईं। कई एक तो मेरे दिल में भी समा गईं, लेकिन किसी से भी मेरी बात एक हद से आगे न बढ़ सकी। अम्मा भी इन हालात पर बहुत परेशान थी। वो तो कभी मुझे तन्हा और मायूस देखकर खुद भी परेशान हो जाती। अम्मा ने जब सारे हल आजमा लिए तो रूहानी इलाज का सोचा। हमारे घर के सामने ही एक पीर साहिब का घर था, जो काफ़ी बड़ा था और डबल स्टोरी पर मुश्तमिल था। ऊपर वाली मंजिल काफ़ी अरसे से खाली पड़ी थी। अम्मा ने मुझे पीर साहिब की शागिर्दी में भेज दिया। जब भी मुझे पीर साहिब के घर के मामलात में दिलचस्पी होने लगी। ऊपर वाली मंजिल के लिए पीर साहिब न जाने कहाँ से किराएदार फैमिली ढूंढ कर लाए थे। ये सर्दियों के दिन थे। बालाई मंजिल की छत पर काफ़ी देर तक अच्छी धूप पड़ती थी, जो इस ठिठुरती हुई सर्दी में ठंडे जिस्मों को ताकत बख्शने में काफ़ी मददगार साबित होती। लेकिन ऊपर किराएदारों के आने की वजह से हम इस धूप से महरूम हो गए थे। लिहाजा हमें गर्म पानी से नहाना पड़ता और अपने कपड़े छत पर जाकर फैलाना पड़ते, और ये सारे काम मेरे ज़िम्मे थे। पीर साहिब का फर्जंद होना मेरे लिए फ़ख्र की बात थी। मैं उनकी सोबत में बहुत कुछ सीख रहा था। मेरे दिल से मायूसी के काले बादल छट रहे थे, उम्मीद के दिए रोशन हो रहे थे। मैं उनकी खिदमत करता था। खैर, एक दिन सुबह सुबह पानी काफ़ी ठंडा था। पीर साहिब ने मुझे कहा कि जाकर ऊपर वाले पोर्शन से गीज़र ऑन करके आओ। मैं गीज़र ऑन करने के लिए ऊपर गया तो सोचा थोड़ी देर छत से हो आऊँ। खैर, गीज़र ऑन करने के बाद छत पर गया तो वहाँ एक इंतहाई खूबसूरत लड़की तुलुए आफताब का नज़ारा करने में मसरूफ़ थी। इसने पीले रंग का लिबास पहना हुआ था। सुबह सुबह सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ती तो यूँ लगता जैसे नई नई गुलाब की कली खिली हो। मैं तो उसे देखने में महव हो गया था। 33 साला ज़िंदगी में मैंने ऐसा मंजर पहली बार देखा था, और ये सब मेरे दिल पर छुरियां चलाने के लिए काफ़ी था। खैर से काफ़ी देर उसे देखने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरी ये हरकत नाशाइस्ता है। शुक्र है कि उसने पलटकर मुझे देखा नहीं था। मैंने अपनी नज़रें नीची कर ली और कुछ सोचता हुआ नीचे आ गया। घर आकर मैंने अम्मा से अपनी इस परेशानी का जिक्र किया। अम्मा, जो दिल में पहले ही किसी लड़की को बहू बनाने के लिए बेकरार थी, खुश हो गई। कहने लगी, बेटे, मुझे तुम्हारी इस बात से मुकम्मल इत्तेफाक है। तुमने पहली बार किसी लड़की पर अपनी पसंदीदगी का इजहार किया है। मैं तेरी पसंद को कैसे नज़रअंदाज कर सकती हूँ। अम्मा को पीर साहिब की करामात पर भी यकीन हो चला था। उनके ख्याल में उनके घर जाते हुए मुझे जो लड़की पसंद आई थी, यकीनन वो नेक किरदार की मालिक होगी। अम्मा की तरफ से तसल्ली बख्श जवाब पाकर मैंने पीर साहिब से बात करने का सोचा। उनसे मुलाकात हुई। मैंने कहा, मैं अपनी मुराद आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप बड़े हैं, इज़्ज़तदार हैं, आपके बात करने से ये मसला हल हो सकता है। पीर साहिब कहने लगे, बेटे,
ये बड़े ही मजहबी किस्म के लोग हैं, शायद यहाँ आर्जी तौर पर आए हैं। मुझे लगता है ये चंद माह तक यहाँ पर रहेंगे और फिर यहाँ से चले जाएंगे। इनका कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं है। ये 2 मियाँ बीवी थे। इन्होंने अपने बारे में कोई ख़ास तारुफ नहीं बताया था। इनके बारे में हम नहीं जानते कि ये कहाँ से आए हैं। खुद को किसी खानका का खादिम बताते हैं, लेकिन इनका खाना पीना, मेल जोल और लोगों में उठना बैठना बिल्कुल ना होने के बराबर है। खैर, अभी कुछ भी तय नहीं हुआ था, अगरचे मेरा दिल तो मचल रहा था कि कहीं मेरी किश्ती पार लग जाए, लेकिन मुझे अब नसीब पर पूरा यकीन था। मैं जानता था कि अगर वो मेरे नसीब में हुई तो मुझे ज़रूर मिल जाएगी। एक दिन हस्बे मामूल जब मैं छत पर गया तो गैर इरादी तौर पर वो मेरी तरफ ही देख रही थी। मैं समझा कि शायद फितरतन वो मुझे यूं देख रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। ये मेरी खुशफहमी नहीं थी। उसकी आंखों में भी मेरे लिए पसंदीदगी थी, मगर उसने ख़ानदानी लड़की होने का सबूत दिया और मुझसे बात करने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता मेरे माँ बाप से सलाम दुआ बढ़ा ली। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे कितनी सादतमंद लड़की पसंद आई है। इन लोगों का रहन सहन वैसे भी आम लोगों से काफ़ी हद तक जुदा था और लड़की की इस अदा पर मैं तो उस पर फिदा हो गया। लड़की के माँ बाप का कहना था कि वो अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे बंदे से करेंगे जो किसी मस्जिद या खानका या मदरसे से मुंसलिक हो। खैर, मेरी माँ हमेशा उस लड़की के माँ बाप के सामने मेरी अच्छाइयाँ ही बयान करती, मेरे नमाज रोज़े के पाबंद होने के किस्से सुनाती, मगर वो लोग इन चीज़ों को खातिर में ना लाते। अब मैं खुद ही उस लड़की के दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि यही एक तरीका था कि मैं उससे शादी कर लेता। अब रफ्ता रफ्ता मेरी दिल लगी भी इस खेल में शामिल हो गई। शाम को ड्यूटी ख़त्म करने के बाद मैं गुरूब आफताब का नज़ारा करने के बहाने छत पर चला जाता। आज तो असर के वक्त हल्की फुल्की बूंदाबांदी ने मौसम को मज़ीद ठंडा कर दिया था। माहौल में हल्की सी खुनकी भी थी। काफ़ी देर में यूं ही बैठा रहा। मेरी नज़रें उसे तलाश कर रही थीं। पहले तो मैं यूं ही झुककर बैठा रहा। जब इधर उधर देखने पर भी वो लड़की मुझे नज़र न आई। मुझे उसकी बड़ी फ़िक्र हुई, क्योंकि वो अमूमन यहीं कहीं मौजूद होती थी। मेरा दिल जाने अनजाने में उसे चाहने लगा था। मैंने 1-2 बार उठकर उसे तलाश भी करना चाहा, लेकिन मुझे मुकम्मल मायूसी हुई। जब मगरिब का अंधेरा बढ़ने लगा, मैंने सोचा अब यहाँ बैठना मुनासिब नहीं है, मुझे नीचे घर चले जाना चाहिए। यहाँ बैठकर उस दुश्मने जान का इंतज़ार क्या करना। अभी मैं सीढ़ियाँ उतरकर नीचे जाने ही वाला था कि मुझे सीढ़ियों पर शदीद फनकारों की आवाज़ सुनाई दी। एक लम्हे को मेरे कदम जम से गए थे। खौफ की एक लहर मेरे पूरे वजूद में सरायत कर गई। ना चाहते हुए भी मैं रुक गया था। मैंने वापस छत की तरफ जाना चाहा, लेकिन छत पर भी अंधेरा फैल चुका था। वहाँ जाना भी ख़तरनाक हो सकता था। मेरी समझ में ना आया कि इन पक्के घरों में सांप जैसा जानवर कहाँ से आ गया, क्योंकि ये फनकारें वाज़िह तौर पर सांप ही की थीं। फिर मेरे जहन में ख्याल आया कि इस घर की अकबी जानिब एक प्लॉट खाली है, शायद वहाँ से कोई सांप वगैरह इस घर तक आ गया हो, लेकिन ये मेरी गलत फहमी साबित हुई। रफ्ता रफ्ता सांप की फनकारें तेज़ होने लगीं। अब तो मेरे भी दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। समझ में ना आ रहा था यहाँ से आगे जाऊँ या पीछे पलट जाऊँ। बिलाखिर ये आवाज़ें खुद ब खुद मध्यम होती गईं। मैं अपने धड़कते दिल पर काबू पाता जल्दी से नीचे की तरफ भागा। पीर साहिब मगरिब की नमाज की तैयारी कर चुके थे। इनके घर में माशाल्लाह इतने लोग इकट्ठे हो जाते थे कि शाम को मगरिब की जमात यहीं हो जाती थी। अगले दिन पीर साहिब की गैर मौजूदगी में मुझे बीन बजाने की आवाज़ें सुनाई दीं। बीन की आवाज़ ने मुझे काफ़ी हैरत में मुब्तला कर दिया, लेकिन फिर मैंने एक अजीब व गरीब मंजर देखा कि बीन की आवाज़ें ऊपर वाले घर से आ रही थीं। मैं जल्दी से भागता हुआ ऊपर गया। देखा वाकई बीन की आवाज़ यहीं से आ रही थी। देखते ही देखते मुझे एक सांप फन फैलाए नज़र आया जो इधर उधर देख रहा था। इसकी आंखों की पुतलियाँ बड़ी तेज़ी से इर्द गिर्द का जायज़ा ले रही थीं। उस हल्के गहरे अंधेरे में उसकी सब्ज़ आंखों से रोशनी निकल रही थी। उसके सर पर बड़े बड़े बाल थे, लेकिन उसकी टांगें इंसानी रूप में थीं। तभी बीन की आवाज़ आना बंद हो गई। मैंने देखा उस सांप ने औरत की शक्ल इख्तियार कर ली। औरत की पुश्त मेरी जानिब थी। वो औरत धीरे धीरे चलती हुई अंदर वाले कमरों में गायब हो गई। ये मंजर देखकर मुझ पर अजीब सा खौफ और लर्ज़ा तारी हो गया, लेकिन मैं जान गया था
کہ इस बीन का नागिन और सांप वाली बात से ज़रूर कोई न कोई ताल्लुक़ है। मेरी बात सच साबित हुई। थोड़ी ही देर के बाद बीन बजाने वाले बाबा जी अंदर वाले कमरे से बाहर निकल आए। उनके चेहरे पर तमानियत सी थी, लेकिन मैं बेचैन हो चुका था। मैंने कहा, बाबा जी ये क्या मामला है? माफ़ कीजिएगा, मैं बिना इजाज़त के यहाँ आ गया, लेकिन बीन की आवाज़ सुनी तो रहा नहीं गया। तभी बाबा जी बोले, बेटे ये मेरा ख़ानदानी मशगला है। मैं एक सपेरा हूँ, दुनिया के मुख्तलिफ जंगलों से सांप इकट्ठे करता हूँ। मेरे पास बहुत सारे सांपों की इकसाम मौजूद हैं। मैं अपने इल्म को वसअत देने के लिए कभी कभी सांपों का बीन बजाता हूँ। उनकी बातें सुनकर मुझे बड़ी दिलचस्पी हुई। मैंने कहा, बाबा जी मुझे भी ये इल्म सीखना है। अगर आप मुझे ये इल्म सिखा देंगे तो मैं आपको माकूल मुआवजा दूंगा। वो कहने लगे, ये तो ठीक है, लेकिन इस काम में बहुत मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। अगर तुम इस सब का सामना करने के लिए तैयार हो तो ठीक है, तुम कल से आ जाओ, मैं तुम्हें ये इल्म सिखा दूंगा। मैं बड़ा खुश हुआ क्योंकि ये स्पेरा काफ़ी मॉडर्न किस्म का था। इसने शहर के मुज़ाफ़ाती इलाके में शायद घर इसीलिए लिया था ताकि ये अपने इल्म को वसअत दे सके। अब मैं रोज़ बाबा जी के पास जाता, लेकिन पीर जी से छुप के, क्योंकि ये दोनों ही लोग एक दूसरे से मुखालिफ नज़रियात रखते थे। खैर बाबा जी मुझे रोज़ नई किस्म के सांपों के बारे में बताते, लेकिन बीन बजाने की कभी नौबत ही नहीं आई थी, जबकि मैं बेसब्री से उस वक्त का इंतज़ार कर रहा था जब बाबा जी मेरे साथ बीन बजाएंगे। हालांकि वो अक्सर बीन के उसूल मुझे समझाते रहते थे, लेकिन कभी बीन बजाने नहीं दी। खैर एक दिन मैं बाबा जी के घर गया। उस दिन वो घर में मौजूद नहीं थे। तभी मैंने उनके कमरे में जाकर देखा, उनका सामान वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ था। मैंने वो पटारी खोली, उसमें से बीन लिया। मुझे बाबा जी के उसूल सभी याद थे। तब मैंने एक बड़ी सी बीन लेकर बजाना शुरू कर दी। मेरे बीन बजाने की देर थी कि दूसरे कमरे से सांप के फुनकारने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। एक लम्हे को तो मैं डर गया कि अगर सांपों को पता चल गया कि यहाँ बीन बज रहा है तो वो मुझे नुकसान न पहुँचा दें। लेकिन फिर मुझे बाबा जी की बात याद आ गई। इन्होंने कहा था कि सांप बीन बजाने वाले का गुलाम होता है। वो कभी भी बीन बजाने वाले के आगे सर नहीं उठा सकता, उसके इशारों पर नाचता है। तभी मैंने देखा फुनकारने की आवाज़ें करीब से करीब तर होती जा रही थीं। जब भी मेरी नज़र दरवाजे से अंदर आते सांप पर पड़ी। इसकी टांगें और पाँव उसी औरत के जैसे थे। यकदम मेरे जहन में झमाका हुआ, ये पाँव और ये पायल तो उसी लड़की के थे जिसे मैंने उस दिन गुरूब आफताब के वक्त छत पर देखा था। ये एक अजीबो गरीब मुअम्मा था जिसको मैं जान नहीं पाया। तब मैंने बीन बजाना अचानक बंद कर दी तो वो औरत के रूप में आ गई। मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी। ये देखकर मैं हैरान रह गया कि उस लड़की का चेहरा भी हूबहू वैसा ही था। मेरी उस लड़की से नज़रें चार हुईं तो मेरे दिल से उसका चेहरा भी उतर गया। मैं एक नागिन नुमा इंसान से कैसे प्यार कर सकता था? मेरी समझ में तो ये मुअम्मा ही नहीं आ रहा था कि इसके दो रूप कैसे हो गए। कहीं ये कोई आसेब तो नहीं? वो मुझे देखते ही आकर मेरे पाँव में पड़ गई और कहने लगी, खुदा के लिए मेरा ये राज तुम किसी पर आश्कार मत करना। मेरे इस रूप को तुम्हारे अलावा और कोई नहीं जानता। अगर तुम मेरे राज को मेरे मालिक पर जाहिर करोगे तो मैं मुश्किल घड़ी में घिर सकती हूँ। मुझे उसकी बातें बहुत अजीब लगीं। खैर अभी इस बात का किसी को इल्म नहीं था। मैंने इस बात को राज में ही रखना मुनासिब समझा और उससे वादा किया कि कभी भी मैं ये राज किसी पर अफशा नहीं करूँगा। लेकिन मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि पीर साहिब जिनकी नज़र में मैं बहुत ही शरीफ इंसान था और मैं समझता था कि मैं उनसे छुप छुप कर बाबा जी के घर आता हूँ, वो तो इस बारे में बहुत पहले से ही जानते थे। अगले दिन इन्होंने मुझे अपने पास बिठाया और कहने लगे, बेटे किसी दूसरी मखलूक के राज जानना कोई आसान काम नहीं होता। इसके लिए मुराकबे करना पड़ते हैं, अपने अंदर बर्दाश्त करना पड़ती है, तब कहीं जाकर आपके इल्म में वसअत आती है। लेकिन अगर कहीं भी कोई राज बगैर किसी मेहनत के किसी शख्स को पता चल जाए तो वहाँ से नाजायज़ फ़ायदा उठाना ज़्यादा नुकसान का बाइस बन सकता है। मेरी माँ जिसे सास बनने का बहुत अरसे से इंतज़ार था और मैं जो इस लड़की को अपने काबू में करने का न जाने कब से सोच रहा था, मेरे ख्वाब अब चकनाचूर हो चुके थे। मैंने उस लड़की का ख्याल अल्लामा साहिब के कहने पर तर्क कर दिया। फिर बड़ी मेहनत से एक नए घर में हमने अपने ताल्लुकात कायम किए और खुशकिस्मती से मेरी मंगनी वहाँ तय हो गई।
آج میرے ہونے والے سسرال والوں نے ہمارے گھر آنا تھا۔ وہ لوگ بہت ہی ماڈرن گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن میری بڑی خواہش تھی کہ ان کی توازے اعلیٰ اور لذیذ قسم کے روایتی کھانوں سے کی جائے۔ میری ماں دیہاتی ماحول سے تعلق رکھتی تھیں، ان کی طبیعت میں سادگی پائی جاتی تھی۔ مجھے فکر تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں کی یہ سادگی، جو دراصل ان کی خوبصورتی تھی، کہیں میرے نئے ماڈرن سسرالیوں کو ناگوار نہ گزرے۔ اس موقع پر بھی ایک ناقابل یقین واقع ہوا۔ میں نے تو سوچ رکھا تھا کہ چند مشروبات اور بسکٹ وغیرہ سے نظام چلا لوں گا، لیکن جس وقت ان لوگوں نے گھر آنا تھا وہ وقت کھانے کا تھا۔ پھر اچانک بنا بتائے یہ لوگ ہمارے گھر آ دھمکے۔ میں بہت پریشان تھا، کیونکہ بہت محنت سے میرے حالات یہاں تک آئے تھے۔ اب ایک ذرا سی غلطی میری ساری محنت پر پانی پھیر دیتی۔ لیکن میری حیرت کی انتہا تو اس وقت نہ رہی جب مہمان میرے گھر پہنچے۔ میں بھی مہمانوں کو ریسیو کرنے گلی کے نکڑ تک گیا تھا۔ جب میں گھر پہنچا تو گھر میں عجیب و غریب قسم کی زبردست کھانوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ جب مہمان کمرے میں داخل ہوئے تو سارا ٹیبل بے شمار کھانوں سے سجا پڑا تھا۔ میں کھانے کے اس اچانک انتظام پر بڑا حیران ہوا، لیکن جب دوسرے کمرے میں پانی وغیرہ کے گلاس لانے گیا تو دیکھا وہ لڑکی وہیں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرا پڑی اور کہنے لگی، تم نے میرا راز رکھا، تم بہت اچھے ہو، اور تمہاری محنت کا صلہ بھی میں نے دے دیا۔ آج میں نے تمہیں شرمندگی سے بچایا، کیونکہ کسی وقت تم نے مجھے میرے مالک کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچایا تھا، جن سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی انسانی روپ میں کسی کے سامنے نہیں جاؤں گی۔ سبھی مہمانوں نے میرے کھانے کی بے حد تعریف کر دی اور میرے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ سچ ہے کہ کبھی کبھی جنات انسانوں سے بھی زیادہ وفادار ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔